अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी टेंजिबल एसेट्स। प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको हम पीपीई से, इसके एक्रोनिम पीपीई लिखते हैं हम, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये हमारा बेसिकली IAS 16 है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दो स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में, IAS 2 और IAS 16। IAS 16 में हमने क्या क्या पढ़ना है? हमारे सिलेबस में क्या, पूरा स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में नहीं है, आधा आपके FR1 के सिलेबस में है। इसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस, कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। देन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, then its subsequent expenditure, उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, फिर हम इसमें इस स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे रिव्यू ऑफ मेथड्स, और आखिरी हिस्सा जो हमारे सिलेबस में है दैट इज डी रिकॉग्निशन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं IAS 16 के हवाले से। ऑब्वियसली सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो हमारी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की होगी। अब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को डिफाइन क्या करता है स्टैंडर्ड? ठीक है, स्टैंडर्ड ये लिखते हैं कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज टेंजिबल एसेट। पहली कंडीशन उसने ये दी कि ये टेंजिबल हो, यानी ऐसा एसेट जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता हो। Acquired with the intention of या acquired for use in production, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है। अगर हमने कोई प्लांट और मशीनरी खरीदी है, यकीनन हम उसको, या इक्विपमेंट बाय किया है, तो हम उसको यूज करेंगे प्रोडक्शन को, फॉर रेंटल पर्पसेस। यानी अगर आपने कोई एसेट खरीदा है इस पर्पस के लिए कि आप उसको रेंट पर देंगे, जैसे आप अक्सर शोरूम देखते हैं गाड़ियों के, वो गाड़ियां बाई करते हैं, कार्स बाई करते हैं और आगे रेंट पर बिजनेस कर रहे हो, सो फॉर रेंटल पर्पसेस। और तीसरा, एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूज, या फिर ऑफिस के रिलेटेड,
ऑफिस यूज के लिए आप उसको रख रहे हैं, जैसे आप फर्नीचर खरीदते हैं और वो ऑफिस यूज के लिए है। इसके अलावा ऑफिस की भी अलमीराज होती हैं, ऑफिस के फिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से व्हीकल्स होती हैं ऑफिस के लिए, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अगर वो सारे एसेट इस कंडीशन में फॉल कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होंगे। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो मैं यहाँ जरूर लिखूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग is a property, plant and equipment, is no doubt. लेकिन land and building, if purchased for rental purposes, it shall be treated under IS 40। वो IS 16 में फॉल नहीं करेगा। IS 40 आप FR1 में पढ़ोगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यानी इट मींस अब यहां पर एक्सेप्शन किस में आई, अगर तो कोई भी एसेट आप खरीद रहे हो इस पर्पस के लिए कि वो हमने यूज करना है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए या यूज इन प्रोडक्शन, वो तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। लेकिन अगर आप रेंटल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर लैंड और बिल्डिंग शामिल नहीं है। यानी अब इन सिंपल वर्ड्स, लैंड और बिल्डिंग अगर मैंने एक्वायर की है प्रोडक्शन के लिए यानी फैक्ट्री के लिए या ऑफिस बिल्डिंग के लिए, फिर तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फॉल करेगा। लेकिन अगर आपने इसको बाय किया है इस मकसद के लिए कि आप इसको आगे रेंट पर देंगे, उस सूरत में लैंड और बिल्डिंग IS 40 में फॉल करेगी, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फॉल नहीं करेगी, ठीक है। नंबर 2, कैरिंग वैल्यू, जिसको बुक वैल्यू भी कहते हैं। कैरिंग वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है कि कॉस्ट ऑफ एसेट लेस कॉस्ट ऑफ एसेट लेस accumulated depreciation, accumulated depreciation। यानी अगर आपने एक एसेट आज बाय किया, वो उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट हो गई। उसके बाद जैसे जैसे यूज करोगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जितनी वैल्यू अब तक कम हो चुकी है, मतलब 3 साल गुजर गए तो 3 साल ये डेप्रिसिएट हो चुका होगा। तीनों सालों की डेप्रिसिएशन को अगर मैं प्लस करके उसमें से माइनस कर दूं कॉस्ट ऑफ एसेट में, वो कैरिंग वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। जिसको नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, इसी को रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम है। अच्छा, कैरिंग वैल्यू के बाद तीसरी डेफिनेशन आती है हमारी, डेप्रिसिएशन। इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं, अ सिस्टमैटिक वे ऑफ allocating the depreciable amount over useful life of asset। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट।
यानी एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीकाकार जिसको अभी हम पढ़ेंगे, ये जो हमने यहाँ पर पढ़ना है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, वो ये वाला हिस्सा है कि एक ऐसा सिस्टमैटिक वे जिसके थ्रू डेप्रिसिएबल अमाउंट एसेट की यूजफुल लाइफ को आप एलोकेट करते हो, दिस इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। अभी बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ। बस एक एसेट आप खरीदते हो 50,000 रुपीज का, और आप ये डिटरमिन करते हैं कि 5 साल लाइफ है, तो उस 50,000 को 5 सालों में आप एलोकेट करोगे। यानी उसका यानी 5 साल के बाद समझ लें उसकी वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि हमने उसको 5 साल यूज करना है, तो 5 साल में उसको डेप्रिसिएट करना है। तो किस तरह डेप्रिसिएट करना है वो मेथड्स पे डिपेंड करता है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हम पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ डेप्रिसिएबल अमाउंट, इसकी भी डेफिनेशन ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। डेप्रिसिएबल अमाउंट, दिस इज वेरी सिंपल, कॉस्ट ऑफ एसेट में से आप माइनस कर देते हैं रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू वो अमाउंट है जो एसेट की लाइफ खत्म होने के बाद आप उसे रिकवर कर लोगे। मसलन 50,000 का एसेट है, 5,000 में मैं ये एस्टिमेट लगा रहा हूँ कि 5 साल यूज करने के बाद भी ये 5,000 में सेल हो जाएगा। तो 50,000 में से चूंकि 5,000 रिकवर हो जाएगा, बाकी रह गया 45,000, दिस इज नॉन एज डेप्रिसिएबल अमाउंट। अब मैंने एक्चुअली डेप्रिसिएबल अमाउंट को एलोकेट करना है 5 साल में, यानी 45,000 को मैंने 5 साल में एलोकेट करना है, विच इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। एंड व्हाट इज अ रेजिडुअल वैल्यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है, it is expected sales value of asset at end of useful life, its useful life। जब एसेट की यूजफुल लाइफ एंड हो जाती है, उसको कितनी वैल्यू में आप सेल कर सकते हो, दिस इज नॉन एज रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने 5 डेफिनेशंस लिखी जो ज्यादा यूज होती हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हमारी IS 16 में आपके लेवल पे जो यूज होती हैं, इंट्रो लेवल पे, वो मैंने सारी आपके सामने लिखी है। ठीक है, अच्छा, अब डेफिनेशन के बाद, डेफिनेशन में इनिशियल रिकॉग्निशन जाने से पहले इसमें कॉस्ट ऑफ एसेट यूज है, चले वो इधर ही डिस्कस कर लेते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, सेकंड हेडिंग हमारी आती है इनिशियल रिकॉग्निशन। पहले रिकॉग्निशन फिर मेजरमेंट की बात। ठीक है, एसेट रिकॉर्ड कब होगा, इनिशियल रिकॉग्निशन कब होगा, इसमें कंडीशंस हैं। नंबर 1, व्हेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स shall inflow to the entity, यानी जब एसेट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इससे फ्यूचर बेनिफिट हमें जनरेट करेगा। अगर एक एसेट आपके पास मौजूद है, उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि मशीन है आपके पास और वो जो प्रोडक्ट बना रही है वो प्रोडक्ट मार्केट में कोलैप्स हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब होती है तो पिछली प्रोडक्ट जो है वो खत्म हो चुकी होती है। अब वो मशीन जो मेरे पास पड़ी है उसका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है, ना ही हम इसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो उस सूरत में हम उसको रिकग्नाइज नहीं करते। ठीक है, नंबर 2, इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली।
और उसकी हम कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकें। और ये नॉर्मली हो जाती है, रिलायबली मेजर हो जाती है, इसमें इशू नहीं है। अच्छा, अब इसके साथ मेजरमेंट क्या है? इनिशियल मेजरमेंट, यानी मैंने एसेट रिकॉर्ड किस पे करना है। स्टैंडर्ड हमें गाइडलाइन देता है कि इनिशियली द एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट। ये जो ऊपर वाला क्राइटेरिया मैंने आपके सामने लिखा, रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट, ये जो ऊपर वाला मैंने क्राइटेरिया लिखा है नंबर 1 और नंबर 2, बल्कि इसमें तीसरा भी ऐड कर लीजिएगा, इट शैल मीट डेफिनेशन ऑफ पीपीई। ये बड़ा जरूरी होता है, मीट डेफिनेशन ऑफ पीपीई। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फॉर एग्जांपल आप एक एसेट खरीदते हैं, अब उस वो एसेट, पहली बात तो है, पहली चीज आपने देखनी है क्या वो इस डेफिनेशन में फॉल करता है। हम कहते हैं जी डेफिनेशन में फॉल करता है। दूसरा हम देखेंगे क्या इसके फ्यूचर बेनिफिट हम इसके एक्सपेक्टेड हैं, और कि ये हमें फ्यूचर में इनफ्लो जनरेट करके देगा, तो आंसर इज यस। फिर तीसरा आपने देखना है इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है कॉस्ट पे, यानी एसेट को इनिशियली हम रिकॉग्नाइज करते हैं हमेशा कॉस्ट पे। अब कॉस्ट क्या है, ये सबसे अहम चीज है, इस पर पूरा क्वेश्चन भी बनता है आपका। कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट, इसकी डिटेल में मैंने डिस्कशन करनी है, अगली स्लाइड पे भी मूव करूंगा। अभी मैं सिर्फ ब्रीफली कुछ लिखना चाह रहा हूं यहाँ पर। व्हाट इज अ कॉस्ट? कॉस्ट को हम कहते हैं कि इसे इट इंक्लूड्स परचेज कॉस्ट, यानी कितने में खरीदा, एंड एनी कॉस्ट इनकर्ड to bring the asset, to bring property, plant and equipment at present location and condition. दिस इज इंटरेस्टिंग, आप तेरा गौर से देखिएगा, इसके अंदर सिर्फ परचेज कॉस्ट नहीं है कि हमने खरीदा कितने में, ये तो आनी आनी है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एनी कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एट प्रेजेंट लोकेशन, आप इसमें दो लफ्ज हैं, यानी जहां आप लाना चाह रहे हो वहां तक लाने तक जो भी एक्सपेंस होगा वो भी कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल होगा। मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर आपको कोई कमीशन पे करनी पड़ती है, आपको कोई टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। इससे आगे देखें, एंड कंडीशन। कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। कंडीशन का मतलब क्या है? इसको हम कहते हैं कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। यार आप लोगों ने ये एसेट अगर खरीदा है तो किस ऑब्जेक्टिव पे खरीदा है, मकसद क्या है? आप एक मशीन लाते हैं, हैवी मशीन लेकर आते हैं, बिल्कुल न्यू पैक मशीन है, अब उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी, वो भी लोगे। अब कंडीशन का मतलब क्या है? मशीन जिस वक्त आपके पास पहुंच जाएगी फैक्ट्री में, तो क्या वो काम करना शुरू कर देगी? आंसर इज नो। हमें इंस्टॉलेशन भी करनी पड़ेगी, विदाउट इंस्टॉलेशन मशीन काम नहीं कर सकती। तो इंस्टॉलेशन पर जितनी भी कॉस्ट आएगी वो भी कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम इसको एक और एग्जांपल में कन्वर्ट करें, कि अगर आप एयर कंडीशनर लाते हैं स्प्लिट एसी, अब पैक ला रहे हैं, न्यू है, वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन लाकर जब तक उसको प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं करोगे उस वक्त तक वो काम नहीं करेगा। तो लिहाजा जब काम नहीं करेगा तो फिर उसका मकसद क्या लाने का? तो इस पर जितनी कॉस्ट लगेगी
उसको इंस्टॉल करने पे वो भी कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होगी। ठीक है, यानी जब तक के वो अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए, यानी जब जब जैसे ये अवेलेबल फॉर यूज होगा उससे पहले पहले जितनी कॉस्ट लगी है वो सारी कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो। ठीक है ना, जैसे आप फर्ज करें आप फर्नीचर खरीद के लाते हैं चिनियोट से, विच इज अ वेरी फेमस इन पाकिस्तान। अब आपने वहां से फर्नीचर खरीदा 250,000 रुपीज का, अब इसको आप लेकर आना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में, ऑफिस के अंदर रखना है आपने। अब चिन्योट से लेकर इस्लामाबाद लाने तक आपका एक्सपेंसेस होंगे, यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे। यानी अब आपने ये याद रखना है वो तमाम एक्सपेंसेस जो आपने इनकर किए हैं डायरेक्टली इस मकसद के लिए कि ताकि वो आपका आपके ऑफिस में पहुंच जाए, उस पर जो भी एक्सपेंस होगा वो कॉस्ट ऑफ एसेट में हम ऐड करेंगे। तो इसलिए अब यहाँ पर इन डिटेल इसको डिस्कस करना जरूरी है कि कौन सी कॉस्ट, कौन से एक्सपेंसेस कॉस्ट में ऐड होंगे और कौन से एक्सपेंसेस ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं अगली स्लाइड पे मूव करूंगा। अगर किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करना। ओके, ले जी, अब मैं जरा डिटेल में आपके सामने लिख रहा हूँ दो चीजें। कॉस्ट इंक्लूड्स, क्या चीज कॉस्ट में ऐड होगी और क्या चीज कॉस्ट में ऐड नहीं होगी, एक्सक्लूड करें, दोनों चीजें डिस्कस करें। अब आपने इस चीज को माइंड में रखना है, परचेज से लेकर वर्किंग कंडीशन पे लाने, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन पे लाने तक जो भी एक्सपेंस होगा वो कॉस्ट में ऐड होगा। तो एक तरतीब से आपने चलना है। सपोज आप कोई भी जेल में रख लें जी, कराची से आपने मशीन खरीदी, ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो इंक्लूड होगा वो परचेज कॉस्ट होगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट्स। अगर किसी किस्म का कोई ट्रेड डिस्काउंट है वो लेस करें। वो तो हम अकाउंटिंग में पढ़ भी चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट, shall not be shown in books, rather it will be deducted from the cost of asset। जितने में आप खरीद रहे हैं, कोई भी चीज खरीद रहे हैं, उसकी कॉस्ट में से माइनस हो जाता है। तो अगर आपने एक मशीन खरीदी है, उसकी वैल्यू जो है वो 2 मिलियन है, तो आपने उसमें कुछ डिस्काउंट लिया है, तो वो डिस्काउंट आप इसमें से लेस करोगे। ठीक है, लेकिन अगर सेटलमेंट डिस्काउंट दिया हो क्वेश्चन, सेटलमेंट डिस्काउंट, उसको आपने लेस नहीं करना, उसको एक्सक्लूड करना है, उसको अकाउंट फॉर नहीं करना। ठीक है, यानी इसमें हम एक्सक्लूड में लिख रहे हैं सेटलमेंट डिस्काउंट, जिसको कैश डिस्काउंट भी कहते हो। एनी डिस्काउंट अराइजेस एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, यानी अकाउंट को सेटल करते वक्त जो आपके डिस्काउंट आएगा उसको सेटलमेंट डिस्काउंट कहेंगे। जैसे आपने पेमेंट अब आपने की, तो पेमेंट करते वक्त कुछ अमाउंट कम करवा ली, उस डिस्काउंट को आप कॉस्ट ऑफ एसेट में से लेस नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कैश। ठीक है, वो आपका उससे रिलेट नहीं करेगा। सेकंड, अच्छा अब वहां से आगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, यानी जैसे आपने फ्रेट पे किया वो भी कॉस्ट इसमें आएगी। इसके बाद रास्ते में आप टोल प्लाजा देते हो जिसको ऑक्ट्रॉय कहते हैं, ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज, वो भी आप पे करेंगे। अच्छा, फिर आप टैक्सेस भी पे करेंगे, इनकम टैक्स हो या सेल्स टैक्स। लेकिन ये याद रखें टैक्सेबल टैक्सेस वो ऐड करेंगे जो
नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल। लेकिन अगर कोई ऐसा टैक्स है जो रिफंडेबल है या एडजस्टेबल है, वो आप नहीं लोगे। यानी वो टैक्सेस जो रिफंडेबल नेचर, क्योंकि ये तो वापस मिल जाने, ये कॉस्ट का हिस्सा तो है ही नहीं, रिफंडेबल नेचर के हों या एडजस्टेबल नेचर के, उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में आप ऐड नहीं करोगे। अच्छा जी, अब मशीन जो है वो आपके पास आ चुकी है, यानी जहां आपने फैक्ट्री लगाई है वहां पर ये मशीन आ चुकी है। अब आपने मशीन को इंस्टॉल करना है। जितनी भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगी वो भी आप कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करो। जितनी भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगी वो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ एसेट में हम ऐड करें। ठीक है। लेकिन इस इंस्टॉलेशन के दौरान अगर कोई डैमेज हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, तो उस कॉस्ट को आप शामिल नहीं करोगे। उसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉसेस। वो किसी जगह पे भी हो जाए। एबनॉर्मल लॉसेस। अब एबनॉर्मल लॉसेस क्या है? एनी लॉस विच में अराइज ड्यू टू नेग्लिजेंस, ड्यू टू केयरलेसनेस और नेचुरल डिजास्टर। ठीक है। जो किसी भी रीजन की वजह से जो आप आपके बेसिकली कंट्रोल में नहीं थी और हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसकी वजह से लॉस हो गया, तो दैट इज पार्ट। अब जैसे पास पेपर की ही एग्जांपल देता हूँ आपके, पुराने पेपर की। इसमें ये कहते हैं जी कि आपने एक मशीन को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको स्टार्ट किया, यानी पूरी वायरिंग की। वायरिंग करने के बाद उसने स्टार्ट किया, अनफॉर्चुनेटली जितनी वायरिंग वो सारी डैमेज हो गई, और उसकी रीजन ये थी कि वो इलेक्ट्रिशियन की नेग्लिजेंस की वजह से ये सारा हुआ। अब आपको दोबारा से वायरिंग करनी पड़ी। अब आप जब दोबारा वायरिंग कर रहे हैं, तो अब जो कॉस्ट आएगी वो चूंकि एबनॉर्मल लॉस की वजह से आ रही है, वो कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड नहीं होगी। हालांकि जब तक वायरिंग नहीं करूंगा उस वक्त तक ये मेरा वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी। लेकिन चूंकि एक दफा हम कॉस्ट लगा चुके हैं, जब सेकंड टाइम हम लगाएंगे तो वो उसमें शामिल नहीं। ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलेशन भी हो गई। इंस्टॉलेशन के बाद सम टाइम ऐसा होता है, कुछ मशीन होती है बहुत हैवी, और उनको टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट कैसे किया जाएगा? इंस्टॉल करने के बाद टेस्ट करने का तरीका है कि बाकायदा उसमें से आप 24 घंटे, 48 घंटे, 72 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मशीन, आप उसको ऑपरेट करते हो और उसमें से यूनिट्स बनाते हो, प्रोडक्शन करते हो जैसे नॉर्मली प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, इस यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का मकसद ये नहीं है कि आपने इसको सेल करना है इन यूनिट्स को। यानी आपका मकसद हरगिज नहीं है कि आपने इनको सेल करना है, बल्कि मकसद ये है कि टेस्ट करना है कि क्या ये प्रोडक्शन ठीक दे रही है मशीन या नहीं। क्योंकि कई मशीन जब इंस्टॉलेशन ठीक नहीं होगी तो वो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं दे सकती। उसको कहते हैं प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग कॉस्ट। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग कॉस्ट। ये भी कॉस्ट ऑफ एसेट में हमारी ऐड हो जाएगी। जब हम टेस्ट करते हैं मशीन को, उस पर जितनी भी कॉस्ट आएगी वो भी उसमें शामिल होगी। अच्छा, अब आपने प्रोडक्शन की, टेस्ट जो प्रोडक्शन निकली, यूनिट आपने बनाए, वो बिल्कुल ठीक बने। अब उसका मकसद ये नहीं था कि आपने इसको सेल करना है, लेकिन वो यूनिट चूंकि ज्यादा है, कुछ फ्री सैम्पलिंग भी कर रहे हैं, कुछ फ्री में भी दे दें लोगों को, लेकिन उसके बावजूद जो बच जाते हैं वो कंपनी इसको सेल कर देती है। अब उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट हमें रिकवर हो जाती है। तो ये याद रखना है कि प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग कॉस्ट नेट लेगी। नेट का यहाँ मतलब क्या है? कॉस्ट माइनस उसकी उसकी स्क्रैप वैल्यू, सेल्स वैल्यू। सेल माइनस कॉस्ट नहीं करना, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी और सेल कम होगी, क्योंकि जैसे कम कीमत पर भी आप सेल कर देते हैं सैंपल्स के तौर पर, या फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
तो लिहाजा इसकी हमेशा कॉस्ट ज्यादा होगी। तो लेकिन जितनी उसमें से रिकवर हो रही है ना कॉस्ट, वो आप उसमें से माइनस कर दोगे। दिस इज नॉन प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आखिरी बात डिस्कस कर सर लेते ये नेट वाला दोबारा समझाइएगा, कॉस्ट माइनस सेल किस हैं। तरह की है नेट, ये? जी मैं दोबारा दोबारा बोल देता हूँ। नेट का मतलब ये होता है कि आपने जो प्रोडक्शन किया उसमें से टेस्टिंग के लिए बेशक किया, लेकिन यूनिट तो प्रोड्यूस हुए, उस यूनिट को आप आगे सेल कर देते हो और उससे कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। ठीक है। वो रेवेन्यू जितना भी जनरेट हो रहा है वो इसी कॉस्ट में से माइनस करके जो अमाउंट बचेगी वो कॉस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है। वैसे हमारी 70,000 कॉस्ट लगी है, टेस्टिंग कॉस्ट। अब उसमें से जो यूनिट प्रोड्यूस हुए, कुछ फ्री दे दिए लोगों को, कुछ एम्प्लॉयज को दे दिए, जो बच गए वो आपने सेल कर दिए। अब सेल करके उसमें से 40,000 हमें रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब 70,000 में से 40,000 जब मैं लेस करूंगा तो रिमेनिंग 30,000 वो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐड हो जाए। ठीक हो गया। जी सर जी। अच्छा, इसके बाद आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज नॉन एज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली एक एसेट जब आप इंस्टॉल करते हो हैवी मशीन्स में, खास तौर पे ये छोटी छोटी मशीन्स में डिसमेंटलिंग कॉस्ट ना होने के बराबर होती है, लेकिन बहुत हैवी मशीन्स है। अब आपने उसकी लाइफ आपने डिटरमिन कीजिए 5 साल ये काम होगा। 5 साल के बाद उसको डिसमेंटल भी करना है, उसको वापस उतारना भी है। उसको जिस तरह इंस्टॉल करने के चार्जेस होते हैं, इस तरह उतारने के भी चार्जेस होते हैं और अच्छे खासे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर किसी मशीन की डिसमेंटलिंग कॉस्ट हो, लेकिन वो तो फ्यूचर में इनकर करनी है, आज तो नहीं करनी, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये भी कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होगा, ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। और इसको तो आप पढ़ चुके हो क्यूएमएस में, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। ये फ्यूचर वैल्यू जो है ये वही डिसमेंटलिंग कॉस्ट होगी, इनटू 1 प्लस आर या आई रेज टू पावर माइनस एन, या डिवाइड कर सकते हो फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय, और मल्टीप्लाई करोगे तो रेज टू पावर माइनस एन, वन इन द सेम थिंग। यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट का आपका हिस्सा होगी। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, कुछ एक्सक्लूजन की भी और मजीद डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक कॉस्ट अक्सर आती है और ये बड़ी कंफ्यूज स्टूडेंट्स को करती है, दैट इज ट्रेनिंग कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग। अब जैसे मशीन आप ला रहे हो, मशीन को चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉयज को। क्या ट्रेनिंग कॉस्ट कॉस्ट में शामिल होनी चाहिए या नहीं? स्टैंडर्ड बड़ा क्लियर बात करता है जी कि आपकी जितनी भी ट्रेनिंग कॉस्ट है वो आप कॉस्ट में शामिल नहीं करोगे। अब इसकी लॉजिक क्या है? देखिए, ट्रेनिंग भी तो दो किस्म की होती है ना। एक होती है जनरल ट्रेनिंग, जो आप अपने एम्प्लॉयज को अक्सर देते रहते हो ऑन गोइंग बेसिस पर। ये कंपनीज में होता है अक्सर, 6 महीने साल के बाद आप ट्रेनिंग देते रहते हैं एम्प्लॉयज को। एक होता है स्पेसिफिक ट्रेनिंग, यानी आपने मशीन परचेज की, जैसे मैं इंडस्ट्री में था जब, तो हम जिस कंपनी में थे, वो इंपोर्ट करते थे जापानीज टेक्सटाइल मशीन्स। ठीक है। आपकी गॉसेस की मशीन्स थी, तो अब वो मशीन्स काफ़ी बड़ी और बड़ी हैवी अमाउंट की बड़ी हैवी मशीन्स होती थी और बड़ी कॉस्टली मशीन्स होती थी। और गिनती की जो टेक्सटाइल मशीन्स है वो बाय करती थी, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल। उस टाइम टेक्सटाइल का एक बूम था पाकिस्तान में। तो बाकायदा उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको ट्रेनिंग के लिए जापानीज आते थे ट्रेनिंग देने के लिए, यानी विदाउट ट्रेनिंग कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि ये जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, तो क्या हम इसको कॉस्ट में शामिल कर सकते हैं? तो तब भी आपने ये याद रखना है, तब भी ये कॉस्ट में शामिल नहीं होगी। स्टैंडर्ड इसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहते हैं नहीं। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतनी है जो हमने अभी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बना था।
फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शैल इनफ्लो टू द एंटिटी। ठीक है, देखो ट्रेनिंग कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिससे शायद हमें फ्यूचर बेनिफिट ना मिल सके। लाइक कैसे, आप एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद वो पर्सन जो है वो आपकी जॉब छोड़ के चला जाता है, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है जॉब, आप उसको रोक तो नहीं सकते। ठीक है, तो उस सूरत में ट्रेनिंग कॉस्ट पे हमें जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में नहीं मिल सकता, इसलिए हम इसको कैपिटलाइज नहीं करते, यानी कैपिटलाइज का वर्ड हम यूज करते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड नहीं करते। ठीक है, लेकिन जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे पिछली दफा क्वेश्चन किया, उसने कहा कि सर ऐसा अगर हो कि हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दें और उसको उससे बॉन्ड भरवा लें, बॉन्ड होता है जिससे आप उसको लिमिट करते हो कि जी आप 3 साल 4 साल हमें नहीं छोड़ोगे, ठीक है, क्योंकि हमने इतनी कॉस्ट आप पे लगाई है तो आप हमारे लिए काम करोगे। तो क्या ऐसी सूरत हाल में इसको कैपिटलाइज हम करेंगे? अब तो फ्यूचर बेनिफिट नजर आ रहे हैं ना 2 से 3 साल, तब भी स्टैंडर्ड कहता है नो। उसकी बेसिक लॉजिक क्या है कि एम्प्लॉयज जो है, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या एम्प्लॉय का डिसेबिलिटी हो जाती है, तो फिर जो वो एग्रीमेंट हुआ है बॉन्ड, उसकी वैल्यू तो खत्म हो जाती है, तब भी फ्यूचर बेनिफिट नहीं है, तो डाउट में आता है फ्यूचर बेनिफिट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। इस वजह से ट्रेनिंग जितनी कॉस्ट होती है वो हम कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड नहीं करते। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपने इनकर की, अब ये जो आप मशीन्स बाई कर रहे हैं या हैवी कोई भी चीज बाई कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी तो इनकर होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आप कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज ऐड कर लूँ, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट स्पेसिफिक हो, मिसाल के तौर पे आपने उस मशीन को बाई करने के लिए टेक्निकल पर्सन को हायर किया एज अ कंसल्टेंट, ठीक है, एज अ कंसल्टेंट का मैंने वर्ड यूज किया, ही इज नॉट अवर एम्प्लॉय, उस सूरत में उसको जो हम पेमेंट करेंगे वो यकीनी बात है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ एसेट में हम ऐड करेंगे। ठीक है, बेसिक इसमें जो लॉजिक आपने माइंड में रखना है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के हवाले से, अगर वो अवॉइडेबल हो फिर आपने कॉस्ट में ऐड करना है, अगर अनअवॉइडेबल कॉस्ट हो, ये अनअवॉइडेबल होती है। अनअवॉइडेबल का क्या मतलब है, चाहे ये मशीन खरीदें या ना खरीदें ये कॉस्ट इनकर होगी। और अवॉइडेबल का मतलब क्या है, अगर मशीन बाई करेंगे तो हमने पेमेंट करनी है, हमने ये एक्सपेंस होगा, अगर नहीं बाई करेंगे तो ये एक्सपेंस नहीं होगा। तो वो चूंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए हम उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में बाकायदा ऐड करते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपके सामने सारा लिखा कि क्या चीज ऐड होगी और क्या चीज ऐड नहीं होगी। जरा एक आधी एग्जांपल इस हवाले से मैं आपकी बुक से लेना चाह रहा हूँ, देखते हैं वहां पर एक आधी बुक क्वेश्चन दिया हुआ था इससे रिलेटेड। 485 375, ये एक आपके सामने एग्जांपल है दिस वन। अब आपने इसको खुद देखना है और मुझे बताना है कि किस कॉस्ट को लेंगे किस कॉस्ट को नहीं लेंगे। कंपनी हैज परचेज अ लार्ज आइटम ऑफ प्लांट, फॉलोइंग कॉस्ट फॉर इनकट, पहले पढ़ लेते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन है, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, डिलीवरी कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन है, आर्किटेक्ट फी है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। लेकिन नीचे फर्दर वो लिखता है local government officials have granted the company a license to operate the asset on a condition that company will remove the asset and return the site to its former condition at the end of asset's life. Company has recognized a liability of 250,000 in respect of expected clearance cost. अब इसमें से कौन सी कॉस्ट शामिल होगी और कौन सी नहीं होगी? जी, लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, इसको जी लेंगे सर, या नहीं लेंगे। लेंगे? ट्रेड डिस्काउंट सर ये सर इसको माइनस कर देंगे लिस्ट प्राइस से। माइनस, असल में ये जो आपको लिस्ट प्राइस दी हुई है 1 मिलियन, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये वर्ड लिखा था, परचेज कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो जितना ट्रेड डिस्काउंट है वो आप इसमें से लेस करोगे। देन फिर डिलीवरी कॉस्ट आ जाती है, डिलीवरी कॉस्ट आप लोगे कॉस्ट ऑफ एसेट में,
यस सर। जी बिल्कुल लेंगे, क्योंकि एनी कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट एट प्रेजेंट लोकेशन। इंस्टॉलेशन कॉस्ट हम कॉस्ट में लेंगे। यस सर। जी बिल्कुल, इंस्टॉलेशन तो मेजर पार्ट है। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, साइट Yes. कॉस्ट, जी बिल्कुल लेंगे, क्योंकि जब तक आप साइट प्रिपेयर नहीं करेंगे तो इंस्टॉलेशन नहीं हो सकती। देखिए इंस्टॉलेशन से पहले भी जैसे आप कई दफ़ा प्लिंथ बनाते हो, हैवी मशीन्स होती हैं, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं उन मशीन्स में, तो आप ज़मीन के नीचे जिसको बुनियादें कह लें, आप बाकायदा उसके पिलर्स खड़े करते हैं और उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं, तो दिस इज साइट प्रिपरेशन, आप उसको पूरा प्रिपेयर कर रहे हो। आर्किटेक्ट फी, Yes. इसको भी लेंगे कि मशीन्स कहाँ इंस्टॉल करनी है, उससे कई मरतबा आर्किटेक्ट की हमें सर्विसेज लेनी पड़ती हैं और ये हमारा कंसल्टेंट होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या लेने चाहिए हमें? नो सर। नो। और ये जो आखिर में No. दिया 250,000 जो अभी हमने पढ़ा, क्या ये कॉस्ट में ऐड होगा? ये सर लेंगे ये सर ये डिसमेंटलिंग। लेंगे, ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ प्रेजेंट वैल्यू की हमने डिस्कशन की थी, जब उसने एक अमाउंट दी हो ना, और तो ये प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करके दी होती है उसने, तो ये 250,000 भी हम कॉस्ट में ऐड करेंगे। ये तो अभी बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है। अब मैं थोड़ा सा आपका आता हूँ इंपोर्ट के हवाले से। देखो कई दफा आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट में कुछ चीजें ज्यादा आ जाती हैं। देखो इंपोर्ट में क्या होना है, यहाँ से अगर देखें तो परचेज से लेकर आप आगे तक चले हो इंस्टॉलेशन तक। देखिए परचेज करने के दौरान जो आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं इंपोर्ट में, वो दो हो जाएंगे। एक एक्सपेंसेस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, एक एक्सपेंसेस फ्रॉम विद इन द कंट्री। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप इंपोर्ट करते हो तो कराची में आएगा, पहले कराची तक के एक्सपेंसेस पेयर करेंगे, फिर वहाँ से ड्यूटीज वगैरह पे करके क्लियर करवा के फिर आप वहाँ से आगे जहाँ पर भी आपने लेके जाना है, इस्लामाबाद अगर लेकर आना है तो वहाँ तक जितनी कॉस्ट होगी वो तो अभी हमने डिस्कस की, वो सारी कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होगी। अच्छा, जब इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक होती है कस्टम ड्यूटी, बहुत ज्यादा नहीं है, दो तीन है। कोई भी चीज जब आप इंपोर्ट करते हो तो उस पर कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है। क्या इसको कॉस्ट ऑफ एसेट में मुझे ऐड करना चाहिए? टैक्सेस के लिए मैंने आपको एक ही प्रिंसिपल बताया था, नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल होगा तो लेंगे, रिफंडेबल और एडजस्टेबल होगा तो नहीं लेंगे। ये अब आपने क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ कहीं, उसने तो सिर्फ लिखा है कस्टम ड्यूटी। जो आप कस्टम ड्यूटी पे करते हो क्या वो आपको वापस मिल जाएगी? क्वेश्चन ये है, आंसर इज नो। No. इसका मतलब है कि ये नॉन रिफंडेबल हुआ। जब नॉन रिफंडेबल है तो यस मैं इसको कॉस्ट में ऐड करूंगा। इसी तरीके से इसके ऊपर एक ड्यूटी और होती है, एक्साइज ड्यूटी। जितनी भी एक्साइज ड्यूटीज होती हैं वो भी याद रखना है कि वो भी आपको वापस नहीं मिलती, वो भी इसका मतलब मुझे कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करना पड़ेगा। तीसरा मैं यूज कर रहा हूं सेल्स टैक्स। अगर इसके मुतालिक कुछ नहीं लिखा हुआ, सेल्स टैक्स के मुतालिक कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल, याद रखना है सेल टैक्स असल में कौन पे करता है? जो इसका यूजर हो, जो भी प्रोडक्ट का यूजर होता है असल में सेल टैक्स वो पे कर रहा होता है, उसके लिए ये हमेशा नॉन रिफंडेबल होता है। तो लिहाजा अगर नहीं मेंशन होगा तो सेल टैक्स को हम नॉन रिफंडेबल ट्रीट करके, बेशक आप अजम्पशन में लिख दो लेकिन ये होता नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। मैंने किन के लिए क्या, यूजर के लिए। और हमने ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्यों बाय किया है? ताकि हम इसको बिजनेस में यूज कर सकें, इस वजह से। ठीक है। फिर एक आता है इनकम टैक्स। अब अगर इनकम टैक्स के मुतालिक कुछ नहीं लिखा हुआ तो इनकम टैक्स जो आप पे करते हो उस टाइम उस मशीन पर, तो वो आपका इसमें शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स जो अक्सर पे किए जाते हैं ये एडवांस टैक्स होते हैं, और जब आप फाइनल टैक्स दोगे अपना, उसमें से ये डिडक्ट कर लोगे कि मैं ये पे कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये एडजस्टेबल नेचर का होता है।
हाँ, अगर वो लिख दे इनकम टैक्स नॉन एडजस्टेबल तो फिर आप ऐड कर दें। अगर मैंने ये लिखा कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, इनकम टैक्स का वर्ड है, तो ये आपको मोस्टली रिफंडेबल या एडजस्टेबल होता है, इसको कॉस्ट में हम ऐड नहीं करेंगे। इंपोर्ट के बाद नेक्स्ट में हमारे पास एक आता है डेमरेज चार्जेस। डेमरेज चार्जेस ये होते क्या? देखिए, आपकी जब भी कोई भी शिपमेंट आती है आउट ऑफ कंट्री से कस्टम्स में, तो उसके कुछ डेज होते हैं जिसमें आपने उसको क्लियर करवाना होता है, ठीक है। अब फर्ज करें 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया जी आप इसको क्लियर करवाएं। अब 15 डे तक वो चीज़ें वहीं पड़ी रहेंगी उनके गोडाउन में, उस पर वो जो चार्जेस उनके आ रहे हैं एक्साइज वालों के, वो आपसे लेंगे। वो चार्जेस जो है ना, वो भी मैं लिख देता हूँ, उसको कहते हैं क्लियरिंग चार्जेस, वो इसमें शामिल होते हैं। लेकिन अगर आप डिले करते हैं, यानी शिपमेंट आप रिसीव नहीं करते, ये तो ऐड होंगे। शिपमेंट रिसीव नहीं करते, 10 दिन आप डिले कर देते हैं, तो 10 डेज के आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा पेमेंट, दैट इज डेमरेज चार्जेस। अब बताइएगा कि इसको कॉस्ट में ऐड करना है या नहीं करना? यस। नो सर। दो, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉसेस हैं, ये हमारी नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा है, हमारी केयरलेसनेस की वजह से हो रहा है। तो ये टर्मिनोलॉजी मैंने लिखनी थी, डेमरेज चार्जेस। जैसे रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आपके ये तो बिल्कुल नई चीज़ है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इंपोर्ट के हवाले से भी डिस्कशन कर ली कि उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज ज़्यादा आती हैं, उसको भी आपने अकाउंट पर करना है कि किसको मुझे कॉस्ट में लेना चाहिए और किसको कॉस्ट में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये पूरी डिस्कशन जो मैंने आपके सामने की, दिस इज कॉस्ट। ठीक हो गया जी। अब अगले स्टेप पे आए, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। जब कोई भी एसेट, कोई भी नॉन करंट एसेट आप बाय कर लेते हो गया, इंस्टॉल भी हो गया, अब वो वर्किंग कंडीशन में आ चुका है, आप उसको चला भी रहे हो, उसके बाद भी एक्सपेंसेस खत्म नहीं होंगे। जैसे आपने एक कार खरीदी, कार आपका नॉन करंट एसेट होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो जो कार आप खरीद रहे हो, क्या उसको चलाने के लिए एक्सपेंसेस नहीं आएंगे? सिर्फ आपने खरीदना ही तो नहीं है, उसको ऑपरेट करने के भी एक्सपेंस आते हैं। यानी इट मीन्स कि जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, बाद में जो इनकर होंगे, इसके लिए अब हमें क्या करना है? क्या इसको कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करना है या नहीं करना? मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इसके लिए स्टैंडर्ड में हमने सम अप करके दो वर्ड निकालते हैं, एक इन्हांसमेंट और एक होता है मेंटेनेंस। एनहांसमेंट को हम फर्दर एलेबोरेट करते हैं, ऐसा एक्सपेंस जो इंक्रीज कर दे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, वो उस एसेट की यूजफुल लाइफ को इंक्रीज कर दे, वो एनहांसमेंट में आएगा। या वो एसेट जो इंक्रीज कर दे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एसेट, जो उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे, वो भी एनहांसमेंट में आएगा। हर वो एक्सपेंस जो एनहांसमेंट में फॉल कर रहा है, वो कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज यानी उसको हम कॉस्ट ऑफ पीपीई में ऐड करेंगे। इट शुड बी एडेड इन प्रॉपर्टी प्लांट और एंड इक्विपमेंट। इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए कह रहे होते हैं कि ये कैपिटलाइज होगा। लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट इसलिए की जाती है, वो यूजफुल लाइफ को बढ़ाती नहीं है, मेंटेन रखती है। यूजफुल प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी नहीं, मेंटेन करेगी। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये एक्सपेंसेस नहीं करोगे तो यूजफुल लाइफ और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्सन जो है वो कार बाय करता है और उसको ऊबर पे
जो है वो यूज कर रहे हैं। अब इस कार की प्रॉपर टाइमिंग होती है जी कि आपने ऑयल चेंज कराना है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपने इसके टायर्स चेंज कराने हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ट्यूनिंग होनी चाहिए और उसमें भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स चेंज होते हैं जैसे फिल्टर्स वगैरह। अब ये जितने भी आपके, ये सारे मैंने आपके कार के सामने लिखे हैं, अगर ये टाइमली चेंज नहीं करवाएगा तो क्या रिस्क क्रिएट हो रहा है कि गाड़ी रास्ते में खड़ी हो सकती है, खराब हो गई, और खराब होगी तो हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी गिरेगी। तो लिहाजा ये एक्सपेंसेस इसलिए नहीं कर रहे कि इससे कोई यूजफुल लाइफ बढ़ रही है या इससे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, बल्कि ये ना करने से आपकी डिक्लाइन होगी, करने से, इन एक्सपेंसेस को करने से मेंटेन होगी, ठीक है। तो लिहाजा इसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता, इसको चार्ज एज एक्सपेंस किया जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, चार्ज एज एक्सपेंस इन एसओसीआई, ये सीधा हम एसओसीआई में ले जाते हैं। और इसको दूसरे लफ्जों में हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी कहते हैं, और जो दूसरे वो जो पहले मैंने बोला था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहलाते हैं। अब एनहांसमेंट की कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि आप बिल्डिंग बाय करते हैं बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग है, अब उस बिल्डिंग को आप रेनोवेट करते हो, लेकिन सिर्फ रेनोवेशन पेंट की बात नहीं कर रहा मैं, रेनोवेशन मीन कि उस बिल्डिंग को की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो, ठीक है, यानी मीन कि जहां पर उसके आपके कुछ पैचेस हैं ऐसे जो डेंजरस हो चुके हैं, उसको आप दोबारा से आप कंस्ट्रक्ट करते हो या उसको रिपेयर करते हो। अब इसको करने के बाद जब बिल्डिंग को फुली आप रिनोवेट कर देते हो, ये जितना भी एक्सपेंस किया है इसने उस बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ को बढ़ा दिया है, ये एक्सपेंस जो है एनहांसमेंट। जी ये कौन है जी, क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? समीर अली, ऑडियो ऑफ करें या क्वेश्चन करें? ओके। इसी तरीके से एक बड़ी और एग्जांपल दे देता हूँ, आपकी भी बुक्स में और पास पेपर्स में आपको मिलेगी कि आपके पास एक मशीन है और इस वक्त एक न्यू मॉडल मशीन का आता है जो आपकी मशीन से टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। अब आपको ये पता लगता है जी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है, अगर हम अपनी मशीन के साथ इंस्टॉल करवा लें तो हमारी मशीन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जहां आप दिन में सपोज 100 यूनिट बना रहे थे, अब 125 यूनिट बना रहे। अब अगर वो मैं इंस्टॉल करता हूँ और वो जो आपका जो डिवाइस है अगर वो मैं साथ इंस्टॉल कर देता हूँ, उस पर जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो कैपिटलाइज होगी, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को इनहांस कर रही है, ठीक है। तो इसलिए जिस वक्त आपका एक एसेट क्लोज हो जाता है, यानी खरीद लिया, यूज में आ गया, उसके बाद भी एक्सपेंसेस को आपने अकाउंट फॉर करना होता है। ज्यादातर एक्सपेंसेस तो मेंटेनेंस होते हैं, लेकिन बीच में कोई अगर ऐसा एक्सपेंस आ जो जो एनहांसमेंट में जा रहा है तो उसको आपने लाजमन कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करना होगा, ठीक है। दिस इज नॉन एज सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और इसकी डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे हम इन डिटेल। ये काफी लेंथी है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, और क्वेश्चन आपका यहाँ से बहुत ज्यादा आता है। ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा तो आप पढ़ोगे FAR 1 में, यहाँ पर मैं इसको लिंक कर रहा हूँ सब्सिक्वेंटली एसेट शैल बी डेप्रिसिएटेड, यानी डेप्रिसिएशन मेथड्स। डेप्रिसिएशन क्या होती है, क्यों कैलकुलेट की जाती है, वो इंशाल्लाह अब हम इसको मैं आज नहीं स्टार्ट करूंगा क्योंकि दरमियान में नहीं छोड़ना चाह रहा, ये एक ही गो में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज। सर कल के टॉपिक में क्वेश्चन था। जी बोलिएगा, दोबारा आवाज नहीं आई। सर कल के टॉपिक से क्वेश्चन था, वो जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया था उसका। जी जी पूछें। सर उसकी वो रेक्टिफाइंग एंट्री जरा वो बता दे को किस तरह बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ट्रांजैक्शन नंबर 4।
prepaid insurance amounting to 660 pertaining to the period from 1st July 2013 to 31st December 2013 was not brought forward from the previous year. Difference in trial balance was removed by creating a suspense account. At the year end, when actual error was identified, suspense account was creating by debiting prepaid. ठीक है, अब बेसिकली हुआ ये कि आपका एक प्रीपेड एक्सपेंस था, वो आपका जुलाई 13 से लेकर दिसंबर 13 तक था। ठीक है, आपका ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून को, 30 जून 2014 को। ये 6 मंथ का प्रीपेड था, ये